नमस्कार, मैं डॉक्टर आशय करपे, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि लंग कैंसर को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि लंग कैंसर में करीबन 70 से 75% जो कैंसरग्रस्त लोग होते हैं वो एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं और सिर्फ 15 से 25% जो लोग होते हैं जिसे हम लोग अर्ली स्टेज लंग कैंसर या क्यूरेबल स्टेज में पाए जाते हैं। तो शुरुआती दौर में जब लंग कैंसर हम लोग ट्रीट करते थे, उसका मुख्य ट्रीटमेंट के लिए उसके दो विकल्प होते थे, या तो सर्जरी यानी ऑपरेशन और दूसरा विकल्प होता था रेडिएशन यानी किरणोपचार। अब इन दोनों से जो लंग कैंसर पेशेंट ठीक होते थे, हम लोग इसे कहते थे 5 ईयर सर्वाइवल। इसका मतलब अगर मैं किसी कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट दूँ तो 5 साल के बाद में क्या असर होगा और कितने पेशेंट लोग जो कैंसर से मुक्त रहेंगे या जीवित रहेंगे, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँगा पिछले सेंचुरी की, तो ये सिंगल डिजिट में ही नंबर थे। करीबन 5 से 10% ही लोग जो होते थे जो 5वें साल के एंड तक ज़िंदा रहते थे। तो इसमें अलग अलग परीक्षण किए गए, 1980 से अलग अलग परीक्षण किए गए, जिसमें ये देखा गया कि सर्जरी और मतलब जो शल्य चिकित्सा और किरणोपचार यानी रेडिएशन, इसके सिवा हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखा गया कि केमोथेरेपी जिसे कहते हैं, जो औषधों के द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है। अगर हम लोग ये केमोथेरेपी कैंसर के पहले ट्रीटमेंट से पहले शुरुआत कर दें, जिससे सर्जरी करने में और रेडिएशन करने में आसानी हो जाए। इसका महत्वपूर्ण ये एक घटक होता है कि हम लोग ये थेरेपी इस वजह से देते हैं कि कैंसर को छोटा कर पाए या उसे कम कर पाए, जिसमें सर्जरी की एक्सटेंट भी कम हो जाती है, इवन रेडिएशन की भी एक्सटेंट कम हो जाती है, जिसके वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। जो ऑपरेशन के बाद में पेशेंट की रिकवरी वो भी फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से केमोथेरेपी ने इस सर्जरी और रेडिएशन में भी कैंसर को ठीक करने में मदद की, और जो सिंगल डिजिट में वैल्यूज़ थे ट्रीटमेंट ठीक होने के, वो डबल डिजिट में आ गए। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अगर अभी समझो एक 9 से 10% का जो हमारा सर्वाइवल रेट था 5 ईयर्स में, वो एक 20% तक पहुंच गया। क्या हम लोग इसके आगे जा सकते हैं? तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो नियो एडजुवेंट केमोथेरेपी है जो हम लोग पहले देते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद में भी कुछ ट्रीटमेंट हम लोग दे पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो ऑपरेशन में जो केमोथेरेपी के वजह से रिस्पांस आया था या रेडिएशन की वजह से रिस्पांस आया था, हम लोग उसके बाद में भी केमोथेरेपी देते हैं 3 से 4 साइकिल। तो उस वजह से क्या हो जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में और जो हम लोग सक्सेस देख रहे थे उसमें और बढ़ोतरी हो गई। पर जैसे 1990 के दशक में था कि तभी लंग कैंसर में हम लोग 2 या 3 ही टाइप कहते थे, पर जैसे जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर्स, इसका मतलब क्या होता है कि हर कैंसर की एक जेनेटिक सिग्नेचर होती है या डीएनए सिग्नेचर होती है, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरुआत किया। और तभी हम लोगों को पता चला कि लंग कैंसर एक सिंगल बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ छुपी हुई है या जेनेटिक चेंज छुपे हुए हैं, जिसको आप सबको एक ही ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते हो, इसको अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो फिर इसमें हम लोगों ने पाया गया कि कुछ इसमें टारगेटेड थेरेपी यानी एक EGFR नाम का कोई चेंज होता है या ALK1 नाम का चेंज होता है, और हम लोग उस हिसाब से दवाई यूज़ करें केमोथेरेपी के बदले, तो शायद बेहतर परिणाम आएंगे। तो इसीलिए उनका यूज़ किया गया और बेहतर परिणाम दिखाई दिया गया। अगर आपको मैं बताऊं कि इस सेंचुरी का या कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था इम्यूनोथेरेपी। और ये इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी दवाइयाँ होती है, ये केमोथेरेपी जैसे काम नहीं करती है, कैंसर से इसको डायरेक्टली नहीं मारती। ये सिर्फ क्या करती है कि अपने बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इसको मेमोरी दे देती है कि आपको इन कैंसर सेल्स को मारना है। और जैसे हम लोग इम्यूनोथेरेपी की ये ड्रग्स देते हैं, ये कैंसर अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है इस कैंसर सेल्स को मारने लगती है। तो सभी जो वैज्ञानिक थे जो दुनिया भर में, उन्होंने सोचा अगर हम लोग इस इम्यूनोथेरेपी को ही अगर पहले दे तो यही देखा गया लोगों ने कि इम्यूनोथेरेपी जो है ऑपरेशन से या रेडिएशन से पहले दिया गया, और ये देखा गया कि कैंसर के सेल्स ख़त्म होने में इम्यूनोथेरेपी कन्वेंशनल केमोथेरेपी से 2 या 3 गुना ज़्यादा प्रभावी है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये रिजल्ट्स और बेहतर आने लगे। मतलब जो पेशेंट जो पहले ऑपरेट नहीं हो पा सकते थे या उनको रेडिएशन देना मुश्किल था, आज उन्हीं पेशेंट्स में हम लोग ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑफर कर पाए। अब वैज्ञानिक ने ऐसा भी सोचा कि ये जो इम्यूनोथेरेपी हम लोग शुरू में दे रहे हैं, अगर हम लोग बाद में भी देते हैं तो क्या ये पेशेंट की इम्यूनिटी को बरकरार रखेंगे कैंसर को कंट्रोल करने में। और इसीलिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक ऑपरेशन या रेडिएशन के बाद भी ये इम्यूनोथेरेपी दी गई, और उसने जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स थे उससे बेहतर एक रिजल्ट दिखा दिया।
तो इस चीज़ से हमको क्या पता चला है कि लंग कैंसर जो हम लोग ट्रेडिशनली इतने सालों से ट्रीट कर रहे थे कि सिर्फ ऑपरेशन या रेडिएशन, तो उसमें ये देखा गया कि अगर हम लोग ऑपरेशन या रेडिएशन से पहले अगर केमोथेरेपी को ऐड करते हैं या किसी टारगेटेड थेरेपी को ऐड करते हैं या इम्यूनोथेरेपी को ऐड करते हैं, इवन जो सर्जरी या रेडिएशन होता है उसके बाद भी ऐड करते हैं, तो इससे एक बेहतर परिणाम निकल सकता है। तो जहाँ पे अगर मैं पिछले सेंचुरी में बात कर रहा था कि लंग कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल सिंगल डिजिट में भी नहीं होता था, वही आज 30-40% क्रॉस कर रहे जा रहा है। तो ये एक नई शुरुआत मैं कह सकता हूँ जो चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी दवाइयाँ हैं, इंडिया में भी ईजिली अवेलेबल है। डेफिनेटली इसमें से कुछ दवाइयाँ आज कॉस्टली है, लेकिन ये ज़रूर एक आशा का किरण है। कैसे कि ये बहुत सारी दवाइयाँ जो अभी पेटेंट में है, पेटेंट मतलब एक सिंगल कंपनी इसको बनाती है, तो इसकी की वजह से इसकी कॉस्ट जो होती है वर्ल्ड ओवर सेम रहती है, इसको आप बदल नहीं सकते। बट मोस्टली इसके बहुत सारी दवाइयों के पेटेंट जो है 2026 तक एक्सपायर भी हो जाएंगे, तो शायद हम लोग इंडियन वर्जन या बायोसिमिलर्स इसके ले पाएंगे, तो शायद हम लोग और ज़्यादा पेशेंट्स को हेल्प कर पाएंगे लंग कैंसर से बचने के लिए। तो ये सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ है। आज नए नए जो ट्रीटमेंट्स हैं जो लंग कैंसर को ठीक करने में बहुत ही प्रभावी है। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बुरी आदतों से दूर रहे, जो कि स्मोकिंग इज़ द कॉमनेस्ट कॉज, सबसे कॉमन कारण होता है लंग कैंसर के लिए, या टोबैको होता है। अगर हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो हम लोग कैंसर को रोक पाते हैं, नंबर 1। और जब भी आपको लगता है कि कोई कैंसर ग्रस्त है तो तज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले और जितने जल्द से जल्द हो सके इसमें देर ना कीजिए। फ़िलहाल घबराइए मत, तज्ञ डॉक्टरों की सलाह लीजिए। अगर हम लोग कोई डीएनए का मार्कर या जो जेनेटिक चेंज अगर किसी पेशेंट के लंग कैंसर में पाया जाता है तो उनके ठीक होने की या उनकी आयु लंबी होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे पेशेंट्स को डिप्रेशन में लेके जाती है। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है शायद मैं अकेला ही हूँ जो सफ़र कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि शायद जो उसका दर्द बांट सके। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एज ए डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट से बात करता हूँ, लेकिन उनको वो शायद महसूस नहीं होता कि मैं उनका दर्द बांट रहा हूँ। तो जब अलग अलग कैंसर पेशेंट एक साथ आके बैठ जाते हैं और इसके जो तज्ञ होते हैं वो भी एक साथ बैठ जाते हैं, तभी उनको महसूस होता है कि शायद वो अकेले नहीं है और कोई साथ में है उनके जो उनकी मदद कर सकता है और उनका दर्द भी बांट सकता है। और जैसे ट्रीटमेंट के अलग अलग विकल्प है उनके बारे में भी उनको पता चल सकता है और उनको ही जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या और किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ये भी पता कर सकते हैं। तो लंग कनेक्ट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तकलीफ़ें, अपने जो एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हो। लंग कनेक्ट में आपकी भी मदद होगी और शायद आपके जो अनुभव है अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो इन सब पेशेंट्स की भी इससे मदद हो सकती है और आपको एक बेहतर केयर मिल सकती है। लंग कनेक्ट ये बेसिकली अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है और एक हेल्प ग्रुप है जो लंग कैंसर पेशेंट्स को मदद करता है। तो लंग कनेक्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।